आज हम एक्सप्लेन करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी को, और ये ना सिर्फ एक मूवी है बल्कि ये सच्चाई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म नहीं एक हकीकत है जो सालों बाद हमारे सामने लाई गई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। We are not refugees. We are not minorities. We are Kashmiri Pandits from Kashmir. दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मूवी की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिव और अब्दुल नाम के बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शिव अपने मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सचिन का नाम लेने लगता है और वहाँ मौजूद कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती और वह कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, भारत नहीं, यहाँ सचिन की नहीं चलती। और वह लोग ये बोलकर शिव को मारने लगते हैं, जिसके बाद उसका लंगोटिया यार अब्दुल उसे बचाकर वहाँ से लेकर किसी तरह से भाग जाता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती में कोई मजहब नहीं होता। दोस्तों कहते हैं कि 1990 कश्मीर का वो समय था जब कश्मीरी पंडितों से वहाँ रहने का हक छीना जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, सताया जा रहा था और इस पूरे आतंक को लीड कर रहा था फारूक अहमद दर, जिसे लोग बीता कराटे के नाम से भी जानते थे। और वह सभी लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे रहा था कि अगर ये वतन हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिस उसे कहते हैं कि आगे मत बढ़ो, वहाँ खतरा है। कि तभी सामने से एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को शूट करके मार देता है और उस औरत से कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा, जिस वजह से वह औरत उसके मुंह पर थूक देती है और वह आदमी गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है, जिस वजह से उसकी बेटी काफी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर था। पुष्कर की फैमिली में उनका एक बेटा और बहू और उनके 2 बच्चे होते हैं। उनके दोनों बच्चों में से एक का नाम होता है शिव, जो कि मूवी में स्टार्ट में क्रिकेट खेल रहा होता है, और दूसरे बच्चे का नाम कृष्णा होता है। पुष्कर यहाँ हर शिवरात्रि में शिव जी का रोल अदा करते थे और यहाँ पर वो इसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें कश्मीर से बहुत प्यार होता है। अब वह अपने पोते शिव को ढूंढ रहे थे क्योंकि वह अब तक घर नहीं लौटा था। फिर शिव उन्हें मिल जाता है और वह पंडित यानी कि पुष्कर सिंह और अब्दुल को साथ लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से एक आर्मी की गाड़ी आती है और कहते हैं कि मेरे साथ चलो क्योंकि माहौल गर्म है, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। और अफसोस उनकी गाड़ी आधे रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं, जहाँ बीटा कराटे अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ पुष्कर के घर में घुस आया था और वह शिव के फादर को ढूंढ रहा था, जिस वजह से शिव के पिता एक अनाज के ड्रम में छुप जाते हैं ताकि वो उसे मार न पाए। लेकिन तभी बीटा कराटे को उसके पीछे छिपे होने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो उस ड्रम पर गोलियां चलाने लगता है। वहाँ बैठी शिव की माँ, जिनका नाम श्रद्धा था, वह ये सब अपनी आंखों से देखकर काफी डर जाती है। और तभी वहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है, जिस पर बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने के लिए फोर्स करता है और कहता है अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर इसी के साथ कहानी पहुँच जाती है प्रेजेंट पे, जहाँ हम ब्रह्मा दत्ता नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा था। और यहाँ पर उससे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहाँ आता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा था। लेकिन वह अपने साथ अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियां लेकर आया था, क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी थी। कृष्णा के वहाँ आने पर कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि पुष्कर के भी कभी दोस्त हुआ करते थे। और उनके दोस्तों में थे महेश कुमार, जो कि एक डायरेक्टर थे, हरि नारायण, जो अपने वक्त में एक डीजीपी थे, और अतुल श्रीवास्तव, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। लेकिन कृष्णा को अपने माता पिता की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनकी मौत कैसे और कब हुई थी। उस बेचारे को ऐसा लगता था कि उसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। और फिर उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में, जहां कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठे प्रोफेसर राधिका के लेक्चर को सुन रहा था। राधिका यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और ये उसी टीम की बात कर रही है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। प्रोफेसर राधिका को भी ऐसा लगता है कि कश्मीर को भारत का पार्ट नहीं होना चाहिए था। और वह ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और न ही किसी पंडित को मारा गया था। और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ये बात सच लगने लगती है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अब अपने साइड करते जा रही थी
और फिर सीन एक बार फिर से पास्ट की तरफ चेंज होता है और हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुष्कर ब्रह्मदत्ता से मिलने जाता है क्योंकि वह एक IAS ऑफिसर था। वह उससे बोलता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है और खास करके मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बीटा कार्टे ने इंडियन पुलिस के मुखबर करार कर दिया है, यानी कि हिंदुस्तानी जासूस। ये सब सुनने के बाद ब्रह्मदत्ता कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मदत्ता और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे तो पुष्कर उतरकर सब्जी लेने जाता है तो वह सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करते समय कुछ पाकिस्तानी करेंसी दे देता है, जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वह सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे उसी की करेंसी मिलेगी ना। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफी गुस्सा आता है और वह उसे जेल में बंद करवा देता है, जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ के CM से पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने जाता है, जिस पर CM उसे ही दोषी करार कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ के IAS हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। CM उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि CM बीटा कराटे से कुछ बातें कर रहा था। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि CM खुद बीटा कराटे से मिला हुआ है। और फिर उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, जहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड की तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन्हें देखा ही नहीं था। क्योंकि जब वे लोग कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वे लोग अपने साथ कुछ सामान ले जा पाते। और यहाँ पर ब्रह्मा जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उसे बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब बस एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे। और वह कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उनके जिम्मेदार भी हम लोग ही है। अगर आप उनके बच्चों को गाड़ी से बांधकर घसीटेंगे और एक की वजह से सभी को टेररिस्ट बुलाओगे तो जाहिर सी बात है वे लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है और स्टोरी एक बार फिर पहुंच जाती है उसी रात में जब बीटा कराटे श्रद्धा को खून से सने चावल को खाने को मजबूर कर रहा था। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उस चावल को खा लेती है, जिसके बाद वे टेररिस्ट अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पुष्कर अपने डॉक्टर दोस्त महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई है और वो अभी भी जिंदा है और वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाए। महेश भी वहाँ आना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप होता है O-नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप किसी भी डोनर का नहीं होता, तो इसलिए वो जबरदस्ती एक पेशेंट का ही खून निकालने लगता है। एक बॉटल खून निकालने के बाद भी वो जानबूझकर और ज्यादा खून निकाल रहे होते हैं, जिससे उस पेशेंट की वहीं पर मौत हो जाती है और महेश भी पुष्कर के पास नहीं पहुँच पाता है और पुष्कर के बेटे की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है और वह ये भी कहता है कि जब पूरे भारत के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है और फिर वह लोग कश्मीर से थोड़ा दूर टेंट में रह रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट से बचाकर यहाँ रखा था। अब जब वो लोग अपना शहर, अपना घर, पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही खाने का खाना था और ना ही पीने का पानी। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वह लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। अब वह लोग इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग वापस अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और फिर एक दिन उन सभी से मिलने IAS ब्रह्मा वहाँ आता है, जो कि अब IAS ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था। और यहाँ पर उनके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो सारे लोग जो कश्मीर से भाग कर आए थे वो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। और यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखें काफी हद तक खराब हो चुकी थी और अब वह पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, जिस वजह से वह ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। जिसके बाद ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है
और वह कहता है कि वह उनको पास में ही एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है, जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर एग्री हो जाती है और अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं। पर यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो खुद एक टेररिस्ट था और फिर भी वह मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बीटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वह लोग RSS के थे और वह खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीजों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ये मीडिया तक पहुंच गया और कुछ दिनों बाद PM तक पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ PM तक पहुँचने की। फिर धीरे धीरे करके पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब इसी के साथ स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहां ब्रह्मा कृष्णा को ये सब बातें बता रहा था। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीजें बता रही थी और तो और उसे कृष्णा को ये भी बोला था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उसके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। फिर वह लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है। और अब फाइनली इसी तरफ पुष्कर की अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वह अपने घर कश्मीर वापस आ चुका है। वहाँ के सारे काम को निपटा कर कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बातें पूछता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। अब्दुल अपनी जुबानी सारी बातें उसे बताता है और कृष्णा उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफी मदद की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुँच चुका है और बीटा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और बीटा यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर से करता है। ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पर वह जाकर ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। अब जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो ब्रह्मा गुस्से में आकर कृष्णा के सामने 3 फाइल्स रख देता है। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और उसे बीटा कराटे ने ही मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में जाता है, जहाँ प्रोफेसर यानी कि राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने को बोलती है, क्योंकि वह उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था और अब वह वक्त आ जाता है जब कॉलेज के सारे लोगों को सच मालूम पड़ने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उन्होंने वहाँ पर काफी वक्त तक श्रद्धा की और ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं के नाम पर स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो कि शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया और धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक किताब में ये लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या मुसलमान बनाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, इवन जो मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उसे इस्लाम का दुश्मन करार कर दिया जाता था। और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे मेजॉरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के बीच की दोस्ती टूट गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वहाँ वापस जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। पर कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकालकर भगा दिया गया और वह लोग अपने घर जा भी नहीं सकते थे। उसकी पूरी स्पीच में लोगों ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था और वह इसलिए बिना रुके बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ
मसाला चाहिए, उन्हें बस इंडिया पाकिस्तान करने वाला चाहिए। लेकिन कोई भी भुखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमजोर पर हो रहे जुल्म की बात नहीं करता। और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी बातों में आकर आपस में लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ यानी कि श्रद्धा और अपने भाई शिव की स्टोरी बताता है। और फिर इसी के साथ कृष्णा की स्पीच फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ घर में रह रहा होता है और फिर एक दिन बीटा कराटे और उसके लोग वहाँ पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं, जिसे IS ब्रह्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बीटा वहाँ पर कब्जा करते ही श्रद्धा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।